कह रही हूँ ना अभी। अच्छा, तो आंसर है हमारा सबसे पहला जो टिश्यू होता है उसका नाम क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। इसका फंक्शन क्या है? कवर्स द बॉडी सरफेस, लाइंस कैविटी ऑर्गन्स एंड फॉर्म्स ग्लैंड्स। ठीक है, तो बॉडी सरफेस को कवर करता है, इसका मतलब कि क्या बनाता है? स्किन बनाता है। लाइंस कैविटी यानी जितने भी ऑर्गन्स हैं जिसमें स्ट्रेटेड मसल्स पाए जाते हैं वो बनाता है। और ग्लैंड्स का काम क्या होता है? हार्मोन्स रिलीज करना। तो ये सभी किसके बने? एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके टाइप क्या हैं? कितने टाइप होते हैं एपिथेलियल के? 1 2 3 4 5। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल के एग्जाम में आप लोग 3 लिखते हैं और बोलेंगे लिख तो दिए यार, 5 ही होने चाहिए। बात समझ आ रही है? देखो कंटेंट आगे पीछे हो सकता है, रहता सहमत। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सिंगल लेयर होती है इसमें। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इसमें क्या होती है? मल्टीपल। सिंपल कुबोइडल तो इसमें क्या होगा? क्यूब शेप्ड होगा। लिखना कुछ नहीं है, घर से लिखना है। सिंपल कॉलिमिनर एपिथेलियम में क्या होगा? सिंगल सेल होगा, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होगा? सूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा? सूडो मीन्स क्या होता है? फोल्ड्स। यानी बोलकर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा था, याद है? उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बोलो भैया, अरे अब तेज बोलो यार, क्या हुआ है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स वेरिंग हाइट्स। कहाँ होते हैं ये? देखिए, आप देखिए सभी का काम कॉमन होगा। एक वर्ड लिखूंगा, सेक्रीशन, रिलीज करना। स्किन में रिलीज करता है पसीना। माउथ क्या रिलीज करता है? लंग्स, इंटेस्टाइन्स, एंजाइम्स रिलीज करते हैं ना, और एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। और ग्लैंड्स का तो अभी बताया ही था मैंने, हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। अभी तक कोई दिक्कत? किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं पूछा, फिर भी मैं पूरा असाइनमेंट करा रहा हूँ मुफ्त में। आ जाइए जी, कनेक्टिव टिश्यू नाम में ही है क्या? क्या नाम में? कनेक्ट। यानी क्या करता होगा ये? कनेक्ट करता। ठीक है, फंक्शन देखते हैं क्या है। सबसे पहला फंक्शन इसका नेक्स्ट टाइप क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव, एडिपोस, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, कहाँ होते हैं। ठीक है, लूज में ही नाम में छिपा है, यानी ये टिश्यू क्या होगा? फुल्ली पैक्ड, दे हैव अ स्पेस। तो मोस्ट कॉमन टाइप है सपोर्ट और बाइंड का काम करता है। ये टिश्यू सपोर्ट और बाइंड मतलब मसल्स को बनाता होगा, और किसके साथ चिपक जाता होगा? बोन्स के साथ। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? एज कंपेयर टू लूज, इसमें स्पेस क्या होगा? कम हो, इसीलिए इसका नाम क्या है? डेंस कनेक्टिव। हाई इन कोलेजन फाइबर्स, लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, नाड़ी में सीधा गोश्त लगता है। मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग, तो ये टेंडन्स के साथ होता है, लिगामेंट्स को जोड़कर। टेंडन का काम क्या होता है? दो चीजें होती है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या होता है? दो होते हैं, एक बोन टू मसल, एक बोन टू बोन। तो ये क्या करता है? लिगामेंट बोन टू, देख लो, सोचो अभी। बोन टू बोन क्या करता है? टेंडन, बोन टू मसल टेंडन।
लीगामेंट इंजरी जब होती है तो बोन टू बोन कनेक्ट नहीं होता, उसको लीगामेंट। उसमें टेंडन का काम है हड्डी को मसल से जोड़ के रखना, लीगामेंट का काम है हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखना। लाइक रेडियस, हाँ रेडियस और अल्ना इसको जोड़ के रखता है हमारी स्पोन्स, तो आपस में करेक्ट। एडिपोज टिश्यू क्या करता है? फैट को स्टोर करता है। ये एडिपोज टिश्यू मसल्स में इसका काम है किसको स्टोर करना। अगर आपने इसको कम कर दिया तो फिर ये कम होगा। तो जब आपने देखा होगा कि फैट जब कम होता है तो आप पतले भी हो जाते, मतलब सिर्फ फैट ही नहीं जा रहा, मसल्स भी जा रहा, क्योंकि जो स्टोर करता है आपने उसको भी घटाना है, वो भी घटे जब आप फैट को घटाए। बात नहीं समझ रहे क्या आप समझाना चाह रहा हूँ? गेहूं के साथ घुन पिसता है, समझे? तो आपने गेहूं पीसना था, इसका नाम था फैट, मसल उसके साथ पिस रहा है जिसका नाम है कार्टिलेज। चबनी की हड्डी, चबनी की हड्डी होती है ना, कान नाक जो मुंह में चर चर करती है, इट्स फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबल है। कहाँ पाई जाती है? नेक्स्ट है किसकी बनी होती है? हार्ड होती है, डेंस टिश्यू है, बिल्कुल एक दूसरे में टिश्यूज है इसके वो घुसे पड़े, दैट्स फॉर्म्स। और स्केलेटन क्या करता है? और स्ट्रक्चर भी तो देता है भाई, जैसा स्केलेटन होगा वैसे ही तो स्ट्रक्चर होगा। आप इंसान है लेकिन आपका जो स्केलेटन है वो इंसानों वाला है। अगर कुत्ते वाला होता तो आप इंसान होते, कुत्ते होते, वो गिरा इंसान होते। क्या होते भाई, बोलना मुंह से। लोकेशन कहाँ का पाया जाता है भैया? अभी तक कोई दिक्कत? चलते हैं आगे, जिसका नाम है मसल टिश्यू। बोले तो गोश्त है ना, गोश्त है ना। फंक्शन क्या है भैया? फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो बोन जब मूव करता है तो उसके साथ क्या मूव करता है? बोन मूव नहीं करता, मसल मूव, और मसल बोन को मूव करता है। रिस्पॉन्सिबल। आपके मसल्स को स्ट्रेच करते हैं तो आपका बोन मूव करता है, बोन को मूव नहीं करते। बात समझ आ रही है? क्योंकि बोन्स हैव टॉन्ट नर्व्स, और ये काम किसका है? नर्व्स का काम है ना यार। तो भाई इनपुट और आउटपुट आप में, दिस इज इनवॉलेंट्री प्रोसेस और वॉलेंट्री। अरे क्या है ये, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ या अपने आप हो रहा है? अपनी मर्जी से कर रहा हूँ ना, तो वॉलेंट्री प्रोसेस है, उसके लिए लगते हैं नर्व्स। यानी कोई भी सिग्नल अगर ब्रेन से जा रहा है या ब्रेन में तो उसके लिए लगते हैं नर्व्स, और नर्व्स होते हैं मसल्स में। तो बोन मूव नहीं करता, क्या मूव करता है? मसल्स मूव करता है। और जब मसल्स मूव करता है तो उसके साथ बोन मूव। क्लियर? रिस्पॉन्सिबल फॉर दी टाइप्स कितने? 3। स्केलेटल मसल नाम में ही छुपा है, कहाँ पाया जाएगा इसका मतलब ये? स्केलेटल। जहां जहां स्केलेटल है, कार्टिलेज बोन्स को छोड़कर हार्ड बोन होना चाहिए। स्केलेटल में जो काउंट होता है, बात समझ आ रही है? जो ढांचे में काउंट होता है वो माना जाएगा। उसके ऊपर जितना भी मसल है वो सारा स्केलेटल मसल, और वो सभी कौन सा मूवमेंट करता है? वॉलेंट्री मूवमेंट। बोन्स के ऊपर होता है और स्ट्रेटेड होता है, सीधी सीधी लाइनें होंगी इसमें। कार्डियक मसल, कार्डियक में ही छुपा है क्या? कार्डियक मीन्स क्या होता है? यानी ये मसल कहाँ होगी? ओनली इन दिल। किस मसल का बना है? इनवॉलेंट्री प्रोसेस
आप अपनी मर्जी से धड़का रहे हैं या खुद धड़क रहा है? खुद धड़क रहा है ना। तो जो भी खुद होता है उसको क्या बोलते हैं? फाउंड इन स्ट्रेटेड विद इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं। लाइक ऐसे स्ट्रेट होगा और इसमें बीच में डिस्क है ना। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल है, यानी ये भी अपनी मर्जी से चलता है, लेकिन ये किसमें होता है? हेलो ऑर्गन। यानी जिन ऑर्गन्स के बीच में क्या हो, क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए। अरे भैया हाथ है नहीं है? इसमें खाली जगह है ना जिसमें से खाना जाता है ट्रेवल करके। ये तुम्हारा मुंह है, ये इसोफेगस है, यहाँ से खाना गया हाथ में से होता हुआ बाहर आ गया। तो ये पूरा क्या है? स्पेस है ना, खाली जगह। तो जितने भी इस तरह के ऑर्गन है वो किसके बने हैं? तो इंटेस्टाइन हो गया, ऐसे ब्लड वेसल से नसें, नसों में खून बह रहा है, बोले तो पाइप होना चाहिए, खाली पाइप जिसमें इधर से कुछ डालें तो वो इधर से बाहर। भाई 9th क्लास का है, दिखा दूंगा 9th के एनसीईआरटी में। नेक्स्ट, नर्वस टिश्यू क्या होता है? न्यूरॉन होता है ना, है भाई। ट्रांसमिट करता है किसको? इलेक्ट्रिकल। आपको नोचा गया, काटा गया, पेला गया, सभी कुछ कौन ट्रांसफर कर रहा है? नर्व्स कर रहे हैं। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? न्यूरॉन। और लोकेशन कहाँ का पाया जाता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इस तरह के दिखते हैं ये सब। फंक्शन लिखवाए थे, कोई बात नहीं, हम भेज देंगे, सब कुछ लिखना है। देखिए भैया, ये है स्क्वायमस, ये है कुबोइडल और ये है कॉलम। कॉलम जैसा लग रहा है, लंबा। देखो स्ट्रक्चर का नाम सेल्स में उसकी स्ट्रक्चर, उसका नाम उसके स्ट्रक्चर पर ही बेस्ड होता है। तो स्क्वायमस है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। स्क्वायर में क्या किसमें होती है? स्क्वायर में बराबर होती है, कुबोइडल में बराबर होती है। हाँ तो बस ये तो कुबोइडल में होती 6 हैं, 8 कैसे हो जाएंगी? कुबोइडल में 2 छोटी होती हैं और 4 बराबर होती है। कॉलमिनर में 4 लंबी होती हैं और 2 ऐसे सिंपल स्क्वायमस है। देखो इसमें कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल सिंपल लग रहा है। ये क्या है? बाइपोल है, सिंपल कुबोइडल, ये सिंपल स्क्वायमस, ये सिंपल लंबा लंबा है, तो ये सिंपल एसी। अब इसमें आ जाओ स्ट्रेटिफाइड में। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस जिसमें बहुत सारे क्या होंगे? इसको क्या बोल सकते हैं हम? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कुबोइडल में क्या होगा? स्ट्रक्चर ऐसा होगा, लेकिन इसमें भी न्यूक्लियस बहुत सारे होंगे। इसमें बस स्ट्रक्चर ही तो चेंज होगा, नाम लास्ट वाला देखिए ना, स्क्वायमस स्ट्रक्चर होगा, कुबोइडल स्ट्रक्चर होगा। तो बनाना है बढ़िया करके, एकदम शानदार लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा तो है लेवल डायग्राम ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम शोइंग accessories structure present in the system। ठीक है, डायग्राम में भैया याद कर लेना, स्ट्रेटम, लूसोइडम, स्ट्रेटस, स्पेंसम, स्ट्रेटम, जर्मिनेवेटम। इसमें क्या समझाने वाला है? समझाने वाला ये है बस। तो भैया ये बाल है, इसके अंदर एक क्या है? क्या है इसके अंदर? इसके अंदर एक स्वीट ग्लैंड है,
ये क्या रिलीज करती है? स्वीट रिलीज करती है। इसमें पोर्स हैं, जब ये रिलीज करती है तो वो पोर्स ओपन हो जाते हैं और उनसे क्या निकलता है बाहर? जिसमें होता है सोडियम क्लोराइड ना। पसीना चखेंगे तो कैसा स्वाद आएगा? जिसने बोला चखाएं, सॉल्टी होता है भाई, मैंने टेस्ट किया है। चलिए नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रेजेंस एंड स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स। चलिए बताइए यूकैरियोटिक क्या होता है? बहुत बढ़िया, वो यूकैरियोटिक होता है। और प्रोकैरियोटिक क्या होता है? साइटोप्लाज्म में सब कुछ होता है, न्यूक्लियस रिफाइन नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक cells are two primary cells, each with distinct structure and difference. तो कुल मिलाकर दोनों वही है। Nucleus, eukaryotic cells have a true nucleus. True nucleus मतलब सेंटर में गोला, न्यूक्लियस क्लियर दिखाई, enclosed by nuclear membrane, और उसके बाहर भी क्या होगी? Where this cell DNA is stored, जिसके अंदर DNA। प्रोकैरियोटिक सेल में लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस होगा, ट्रू नहीं होगा मतलब वेल डिफाइंड नहीं होगा, बहुत अच्छे से नहीं। Their DNA is in nucleoid region which is not enclosed by a, यानी इसके बाहर भी कोई सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं। ये तो है एक बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं भैया? सेल के न्यूक्लियस के बाहर जितने भी चीजें होती हैं, जैसे गोल्गी एपार्टस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, इन सभी को क्या कहा जाता है? यस, तो मेम्ब्रेन बाई ऑर्गेन सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं कहा जाता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको मेम्ब्रेन के अंदर है वो फिटेड, मेम्ब्रेन के बाहर फिटेड नहीं है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? कंटेन मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया को पैक करके रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करके। इससे क्या होता है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के आउटसाइड में एक लेयर तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनेल के साथ मिक्स। एटीपी की पूरा नाम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें, जिसके दो टाइप होते हैं, ER, RER और SER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स। होता क्या है? तो मान लो ये एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाहर राइबोसोम्स होंगे। तो राइबोसोम्स पर जब मैं हाथ चलाऊंगा तो मुझे खुरदुरा फील होगा ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? बाहर जब इस पर हाथ चलाएंगे तो सरफेस फील होगा क्लीन, तो इसीलिए वो स्मूथ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम एंड सिंथेसाइज प्रोटीन, इसमें ही प्रोटीन स्टोर होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। क्या है डिटॉक्सिफिकेशन? क्या है? टॉक्सिक और दिस इज प्रोसेस जो रोजे में होता है। अगर आप रोजा रखते हैं और कुछ भी नहीं खाते तो फिर क्या होता है? आपके बॉडी के सेल्स से आपके अंदर से दूसरे सेल्स को खाने लगते।
तो वो क्या होता है, उससे टॉक्सिसिटी कम होता है। इसी प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। गोल्गी एपार्टस मॉडिफाइड सोल्ट एंड पैकेज प्रोटीन होता है, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है। लाइसोसोम वो किस नाम से जाना जाता है, और सुसाइडल ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये भूख लगने पर खुद ही को खा देता है, यानी खुद ही को तोड़ देता है, उससे सेल डेड हो जाता है। कंटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेकिंग डाउन सेल्यूलर, जो भी सेल के अंदर सेल्यूलर वेस्ट जमा हो रहा है उसको भी तोड़ता है, उसको भी खाता है। गोल्गी एपार्टस तो भैया ये बहेना लिपिड्स और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है भैया? सबसे पहला तो ये सेल किसमें पाया जाता है? प्लांट्स में। तो इसको तो काट देना, ये आपके किसी काम का नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। अ सेल्यूलर प्रोसेस अकर्स इन दी साइटोप्लाज्म, और मतलब बाहर एक मेम्ब्रेन है, ये सब अंदर पाए जा रहे हैं साइटोप्लाज्म में। दोबारा एक और बार बता देंगे, एक होता है सेल में न्यूक्लियस, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बाकी सब कुछ यहाँ होता है। राइबोसोम्स क्या है भैया? यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। एक में लगभग 80, एक में लगभग 70। जिसमें 80 है वो बड़े बड़े होते हैं और इसमें छोटे छोटे होते हैं। लोकेटेड कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में, और इनका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में, इधर से उधर घूमते रहते। ये एक जगह फिक्स रहते हैं क्योंकि चिपके हुए हैं ना। व्हाट इज सेल वॉल? वॉल मतलब क्या होता है? वॉल मतलब दीवार। तो सेल के चारों तरफ जो लेयर है उसी को तो सेल वॉल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगाई, प्रोटिस्टाई है, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। सेल्यूलोज का बनता है। व्हाट इज सेल्यूलोज? भैया लोज का मतलब ही शुगर होता है, तो उसी से रिलेटेड होगा। नाम में सब कुछ छुपा है। सेल्यूलोज इन प्लांट्स में पाया जाता है। चाइटिन इन, इसको चाहो तो लिखना, चाहे तो मत लिखना, ये मेंशन कर लीजिए, आपका काम कम हो रहा है क्योंकि ये एनिमल्स में। तो यूकैरियोटिक सेल पूरा काटना है। क्लियर? मैंने काट दिया, इसका मतलब लिखा हुआ ही नहीं होना चाहिए। जिसने भी यूकैरियोटिक सेल का लिखा, मैं समझूंगा उसने नकल की है। प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक्स, बैक्टीरिया में पाया जाता है ये, और पेप्टिडोग्लाइकन, ये एक एंजाइम है। सेल का साइज क्या होता है भैया? हर एक सेल का साइज अलग अलग होता है। स्क्रीन का सबसे बड़ा इशू है, आंखें दिख जाए। सेल साइज, यूकैरियोटिक सेल्स का साइज लगभग कितना होता है? प्रोकैरियोटिक्स का? तो यूकैरियोटिक तो कट गया। ये बात शुरू में ही बतानी चाहिए थी सर, यूकैरियोटिक्स आर फाउंड इन प्लांट्स। अभी से व्हाट द क्रोमोसोम? प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। अ सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम है जो न्यूक्लियोइड्स के पास पाया जाता है। क्रोमोसोम का काम क्या है? क्या है क्रोमोसोम्स का काम?
मटेरियल ना। आप अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं और आपके बच्चे आपकी तरह दिखेंगे, इसका क्या मतलब है? इंशाल्लाह। रिप्रोडक्शन, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? रिप्रोड्यूस थ्रू द फ्लैजेला एंड सीलिया। अरे भैया फ्लैजेला सीलिया का क्या मतलब है? अरे भैया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है यूकैरियोटिक सेल्स। इफ प्रेजेंट फ्लैजेला सीलिया हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लगभग ऐसा अरेंजमेंट होता है 9+। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजेला होते हैं, स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है। 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। 9+ को अरेंजमेंट होती क्या है? अबे मतलब 9 फ्लैजेला होंगे और 2 सीलिया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड एलिमेंट। 3 होगा। व्हाट इज खून? हाँ तो क्या है? वाइटल फ्लूइड। हाई PW के बच्चे हैं, ये फिजिक्स वाले के। आलोक पांडे के हैं, आलोक नहीं, अलग पांडे के। ये है आलोक पांडे के स्टूडेंट, अलग पांडे। तुम लोगों को मिलने को मिला उससे एक आध बार, मतलब दिखा वो? अच्छा जी। NSP आया था एक बार, टीचरों ने बुलाया। तो तुम्हारा जो सेंटर था वो NSP था? तुमने तो पार्टी करी है, इसका मतलब है। देख लब सारे बंद हो गए। क्यों? चलिए शुरू करते हैं। ब्लड इज अ वाइटल फ्लूइड। नहीं, इसे पढ़ दिया इन द बॉडी कंपोज्ड सेवरल एलिमेंट्स, यानी ब्लड में बहुत सारी चीजें, जैसे RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और बस इसी में कैटेगरी है। जैसे RBC है, उसमें हीमोग्लोबिन है। फिर वाइट ब्लड सेल है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। ऐसे प्लेटलेट्स हैं तो उनका एक मीन पॉलीक्रिस्टल वॉल्यूम होता है, MCHC होता है। तो एक पूरा होता है, जैसे एक टेस्ट है। टोटल इसमें इतने एलिमेंट्स होते हैं, 22 चीजें दिखाई देती हैं। तो लगभग ब्लड में 22 तरह के अलग अलग कंपोनेंट्स। पहले मेजर कैटेगरीज हैं जो हमने डिस्कस की, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। फिर इनके टाइप्स यानी सब कैटेगरी। वाला गेट क्लोज करना है। डिस्क्राइब द कंपोनेंट। तो ठीक है जी, इसके फंक्शन होते हैं अलग अलग। तो सबसे पहला है प्लाज्मा। कैसा दिखता है भाई? एक टेस्ट ट्यूब है, हमने इसमें डाल दिया। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि पूरा लाल लाल कलर का तो नीचे बैठ गया और येलो कलर का लिक्विड, दिस इज प्लाज्मा। जो ऊपर येलो हुआ और जो नीचे रेड बैठ गया वो रेड ब्लड सेल है, हीमोग्लोबिन। उससे रिलेटेड मटेरियल नीचे। प्लाज्मा से रिलेटेड मटेरियल ऐसे ही जो टेस्ट लगता है वो भी इस बात पर निर्भर करता है कि वो टेस्ट प्लाज्मा से होगा या रेड ब्लड सेल्स। अगर वो टेस्ट होना है प्लाज्मा से तो इस ब्लड को प्लेन वाइल में, यानी जिसमें कोई भी केमिकल कंपोनेंट नहीं होता, उसमें डाल देंगे। उससे क्या होगा? प्लाज्मा अलग हो जाएगा और रेड ब्लड सेल RBCs। और अगर हमें करना है टेस्ट ब्लड से तो डालेंगे EDTA। उससे क्या होगा? प्लाज्मा और RBC अलग एक साथ। क्लियर? वाटर इसमें लगभग कितना? प्रोटीन, सॉल्यूट्स। में डाटा चेंज
आगे 93 है वाटर और प्रोटीन 6 है और सोल्यूट आयन से 1%। गुड, लगभग होता है हर चीज। तो 90 से 93 के बीच में हो, तो मैं 90 भी मान सकता हूँ, 91 भी, 92 भी, 93 लगभग इतना होना चाहिए, आखिर में ये आना चाहिए बस। नहीं जो मोस्टली फाइव के अंदर बोलो आपको इंफॉर्मेशन रीडिंग्स वेरिएबल होती हैं नीट के अंदर तो होता है और फिक्स नहीं हाँ है। तो नीट के लिए आंसर देना पड़ेगा तो 90 से यूनिवर्सिटी को भेज दिया 92, 93, 95 तक होता है। ये बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है ना। एक आदमी पानी ही कम पीता है, उसकी बॉडी में पानी, दूसरा चलो हटाओ, पानी कम पीता है, भूल जाओ। एक बंदा रहता है कश्मीर, ठीक है, और एक बंदा रहता है राजस्थान। क्या डिफरेंस है? टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो जो कश्मीर में रहता है उसकी बॉडी में वाटरी कंसंट्रेशन, यानी वो जो भी पी रहा है वो बॉडी में ही है, वहाँ पर इवापोरेशन होने के, पसीना आने के और एक्सक्रीट होने के चांसेस कम है। लेकिन जो बंदा राजस्थान में है उसके बॉडी में वाटरी कम है, पानी ही कम है, पहली बात, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये वेरी करता है, फिक्स नहीं होता। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, एक बात सोचो, अस्पताल में आप इलाज कराने गए, आपने डॉक्टर के लिए पर्चा बनवाया, आपने नाम बताया, ठीक है, नाम है आपका, आइडेंटिटी, लेकिन उम्र, एड्रेस, और उसमें देखना बहुत लंबा चौड़ा कॉलम होता है, बाकी डिटेल्स तो कोई भरता भी नहीं। उम्र, एड्रेस, वेट, हाइट, ब्लड ग्रुप, ये सारी बातें निर्भर करती हैं आपको होने वाली बीमारी पर। इट्स लाइक जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, लाइक लद्दाख, कश्मीर, उन लोगों के कान वहाँ पर बंद नहीं होते, लेकिन जब हम जाते हैं हमारे कान बंद हो जाते हैं ना। क्यों? हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है? ऑक्सीजन कम होता है, और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन एनवायरमेंट में ज्यादा चाहिए, इसीलिए हमें फील होता है, उन्हें फील चलते हैं आप। फंक्शन क्या है भैया? न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है वो एक जगह से, इसके अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी लंग्स से लाता है और पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। किसको? और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और लंग्स से रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू एक्सेल करता है। हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जिस जगह पर हार्मोन को काम करना है बस वहीं करेगा। वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। रेगुलेशन क्या है? मेंटेन बॉडी टेम्परेचर है ना, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है ना, और पीएच यानी एसिडिक नहीं होने देता, ना ही ज्यादा फ्लूइड को बैलेंस करके रखता है। प्रोटेक्शन का काम करता है। कैसे? इसके अंदर होते हैं एंटीबॉडीज। दूसरा, अगर आपको चोट लग गई तो ये एक फैक्टर काम आएगा आपको हील करने में, चोट को जख्म को भरने में। और एंटीबॉडीज क्या का काम है? प्रोटेक्शन फ्रॉम दी पैथोजन। अब वो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, कोई भी। डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड हेल्प इन ब्लड। क्लियर? क्लियर? रेड ब्लड सेल ऑल्सो नॉन एज, कॉम्पोजिशन क्या क्या है भैया इसमें? हीमोग्लोबिन होता है। तो क्या करता है? बाइंड्स विद एंड, यानी जो ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है बॉडी से, वो किसके साथ चिपक रहा है? ये है हीमोग्लोबिन, इसके साथ ये चिपका हुआ है। समझे? तो जब हीमोग्लोबिन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसके साथ क्या जाएगा? फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन। सेल स्ट्रक्चर कैसा है भैया? बाइकॉन्केव। कैसा होता है? ऐसे डिस्क शेप जैसा।
लैक ऑफ न्यूक्लियस अंदर नहीं। एंड ऑर्गेनल्स इन मैच्योर, अगर सेल पूरा मैच्योर्ड है तो उसमें कुछ ऑर्गेनल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू ऑक्सीजन इन द लंग्स एंड रिलीज इट टू टिश्यूज, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन के लिए करके, और फिर ये आ जाता है भाई लंग्स से ऑक्सीजन को लेके गया एक सेल, उस सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड को लाया लंग्स। अब लंग्स में हमने बाहर छोड़ा तो गाँव हमेशा ये सवाल पूछता हूँ, मैंने ऑक्सीजन सांस ली, अरे ले देखो जी अंदर क्या गया, बाहर क्या है, और जो यहाँ एनवायरमेंट है वो क्या है, एयर। व्हाट इज एयर? मिक्सचर। तो बाकी गैस क्यों नहीं गई? नाइट्रोजन में जाती है, लेकिन बॉडी अंदर से हाँ वो कह रहा है कई नाइट्रोजन, फिर क्या नहीं करती, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर, अंदर उसे पकड़ने वाला नहीं है, वो गई और लेकिन कई बार वो लंग्स में चिपक जाती है, लंग्स के सेल्स के साथ। बात समझ आ रही है? सुट्टा मारा, अब सुट्टा भी तो कंबाइंड नहीं करेगा ना, लेकिन फिर भी लंग्स में इकट्ठा तो हो रहा है, बिकॉज लंग्स आर लाइक अ जाली, तो वो पास नहीं हो पाता, उसका मॉलिक्यूल इतना बड़ा है तो उसी पे चिपक जाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल छोटा है, वो पास होके हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाता है। इसको बढ़ाएगा, फिर नाइट्रोजन को मिला दें ऑक्सीजन के साथ, प्योर ऑक्सीजन को मिलेगा जाकर, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन को वो इनहेल ही नहीं कर पाएंगे कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, और एसिडिक और बेस को पढ़ना पड़ेगा तुम्हें ये समझने के लिए। ऑक्सीजन कैन क्रिएट्स एसिड, नहीं बात समझ रहे? What is leukocytes? White blood cells, also known as leukocytes. क्या होता है भैया? न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। लाइक ल्यूकोसाइट्स हैव न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स। कितने तरह के होते हैं? 5। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, और न्यूट्रोफिल का काम क्या है? फेगोसाइटिस, बैक्टीरिया एंड डेब्रिस, मैंने बताया भी था ये खा जाते हैं। लिम्फोसाइट्स में क्या होते हैं? और मोनोसाइट्स, मोनो मतलब 1, तो डिफरेंट इनटू मैक्रोफेजेस, अलग अलग तरह के पैथोजेंस के लिए काम करता है। इसेनोफिल्स का काम क्या है? पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक से बचाना। पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्या होता है? पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट नहीं, पैथोजेंस होते हैं वो, पैरासाइटिक होते हैं जो हमारी बॉडी पर रहते हैं, लाइक जो और पेट के कीड़े, उनसे हेल्प करता है। बेसोफिल्स रिलीज स्पर्मी, तो किसमें हेल्प करता है? और इन्फ्लेमेशन मीन्स स्वेलिंग। फंक्शन क्या है भैया? इम्यूनिटी डिफेंस, व्हाइट ब्लड सेल आर द इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम ही यही है कहा जाए, व्हाइट ब्लड सेल, क्योंकि जितने भी इसके टाइप है उन सबका काम प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैथोजेंस। अब वो कुछ भी हो, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन और फॉरेन सब्सटेंस और कैंसर। तो यानी जब ये कम होते हैं, इट्स लाइक अ होल। आपकी बॉडी में कुछ भी होगा ना, तो WBC और उसके बीच में होल हो, WBC कंप्लीट होगा तो आप बीमार होंगे। लाइक आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन हो, तो पहले क्या होगा? WBC के साथ उसको फड्डा होगा। अगर WBC हार गया तो आप बीमार हो, फिर आपको चाहिए कि एक्सटर्नल सपोर्ट।
जिसका नाम है ट्रीटमेंट। अदरवाइज आपका WBC ही ट्रीटमेंट है। आज समझ आए हैं? भाई आपकी लड़ाई हुई, हाँ खुद रिकवर, आपकी लड़ाई हुई, आप पिट गए, अब आप क्या गए, बंदे बुलाने। तो WBC क्या करता है, बीमार होने के बाद बंदे बुलाता है। ये बंदे हैं दवाई गोली, फिर ये जाके बंदे, अब ये उसको पावर दे, मार, देख रहे हैं अगर ये मार पाए तो आपकी, अगर ये नहीं मार पाए तो और बंदे, फिर आएगा एंटीबायोटिक। बात समझ आई? एंटीबायोटिक का काम क्या है? फिर एंटीबायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ ना भाई, बायोलॉजी में क्या पढ़ाया तुमने, बायो मीन्स लाइफ। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स होते हैं जो अगेंस्ट द लाइफ होते हैं। अब ये अंदर जाके सामने वालों को मारेगा नहीं, मार देगा। नेक्स्ट है भैया प्लेटलेट्स, जिनका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आपको चोट लगी, लाइक हमने आपको निडल मारा, ब्लडिंग हुई, आपने दबाया, छोड़ा, ठीक हो गया। क्या हुआ भाई जब ठीक हो गया? हमने जब मारा तो आपके वेंस, कैपिलरीज पंक्चर हो, उनमें छेद हो, अब ब्लडिंग होने लगी, आपने दबाया, यहाँ पे कई सारे प्लेटलेट्स आए, प्लेटलेट्स में आकर ऐसा एक जाला बनाना शुरू किया, और वो तब तक बनाते रहेंगे जब तक ये जाला ऐसा ना हो जाए, यानी इसके सुराख या तो पूरी तरीके से बंद ना हो जाए, या फिर इतने छोटे ना हो जाएं जिससे आरबीसी बाहर, यानी आरबीसी का जितना बड़ा मॉलिक्यूल है, छेद उससे छोटा होना चाहिए। सेल फ्रैगमेंट स्मॉल डिस्क फ्रैगमेंट होते हैं, मेगा कैरियोटोसाइट्स होते हैं, बोन मैरो में पाया जाता है। न्यूक्लियस फंक्शन क्या है? ऑल्सो नॉन एज हेमोस्टेसिस, एग्जाम में देखा जाता है इस क्वेश्चन। प्लेटलेट्स एग्रीगेट एट द साइट ऑफ ब्लड वेसल्स इंजरी, फॉर्मिंग ऑफ टेम्परेरी, वही जो मैंने बनाया यही प्लग है, and release chemicals that activate the clotting cascade to stabilize the. These blood elements work together to perform crucial function, including transport of essential substance, जैसे oxygen, defines against regulatory of bodily function, उसके जो भी functions हैं, चाहे वो hormones से related हो, and prevention excessive blood loss for the, आपको चोट लगी, ज्यादा खून ना बहे, उसके लिए क्लोट हो। देखो छोटी से छोटे को क्लोट हो जाएगा। अब इंजरी होगी बड़ी, कैपिलरी नहीं, वेन कटा है या आर्टरी कटा है तो पाइप कटी है। अब या तो पाइप को जोड़ा जाए है, या फिर उसके ऊपर एक एक्सटर्नल सपोर्ट लगे, जिसका नाम है फर्स्ट एड, ड्रेसिंग पट्टी। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC। ये है डायग्राम। सबसे पहला है किसमें हेल्प करता है? फेगोसाइटोसिस, यानी आपकी बॉडी में जो जहरीला पदार्थ है उसे खाने। नेक्स्ट है इसोनोफिल, फाइट अगेंस्ट, आपके यानी इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है और ये पैरासाइटिक इंफेक्शन से लड़ता है। प्रोड्यूस इंफ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शन, इंफ्लेमेटरी हो सकता है, कफ एंड कोल्ड, इससे हेल्प करता है। आ जाइए एग्रेन्युलोसाइट्स, इसमें पहला टाइप है लिम्फोसाइट, दूसरा टाइप है मोनोसाइट। प्रोड्यूस स्पेसिफिक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, 3 तरह के इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। कितने? लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर्स।
अब कौन सा पैथोजन आया है उस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा कलर आएगा या बोले तो कौन सा टाइप आएगा। देखो मोनोसाइट, फाइट, ऑयल बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड इनसे फाइट करता है। बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ने के लिए कौन है, यानी कोविड के टाइम पर कौन आ रहा था। आज की क्लास खत्म होती है यहीं पर। ऐसा कुछ होगा, व्हाइट ब्लड सेल तो खाने लगती हैं। कभी कैंसर बनता है, जब व्हाइट ब्लड सेल उसको खाने लगते हैं तो बाहर के पैथोजेंस का काम खत्म हो जाता है।